नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक और महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी, एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। हाँ, हमारे पास इस पर कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ रिपोर्टें हैं, नोट्स भी हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका असर क्या पड़ा। बिल्कुल। आप सोचिए, बैसाखी का दिन था। पंजाब में तो ये बड़ा त्योहार होता है, नई फसल का, नए साल का। जी हाँ, उल्लास का माहौल होता है। बिल्कुल। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ तो शायद त्योहार के लिए ही आए होंगे। बिल्कुल, आसपास के गांव से लोग आते हैं बैसाखी मेले के लिए। बाग एक खुली जगह थी तो लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन सारे लोग सिर्फ मेले के लिए नहीं थे, है ना। हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वो किसी और वजह से भी थे। सही कहा। एक बड़ी वजह थी उस वक्त का एक नया कानून, रोलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। हाँ। इसके खिलाफ लोग शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जमा हुए थे, ऐसा हमने पढ़ा है। जी बिल्कुल। वो एक्ट असल में बहुत विवादास्पद था। क्या था उसमें ऐसा, मतलब क्यों लोग इतने नाराज थे इस एक्ट से, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये रॉलेट एक्ट जो था, इसे अंग्रेज सरकार लाई थी। कहने को तो ये था कि भाई युद्ध के बाद जो हालात हैं उनको काबू में रखने के लिए है। पर असल में ये सरकार को, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को, बेहिसाब ताकत देता था। अच्छा, किस तरह की ताकत? वो किसी को भी, किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, बिना वारंट तलाशी ले सकते थे। अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात, बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना अपील का हक दिए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। 2 साल? जी हाँ, बिना मुकदमे के। जी हाँ, सोचिए, किसी को बस शक पर उठाया और 2 साल के लिए अंदर। प्रेस पर भी बहुत पाबंदियां थीं। तो ये तो मतलब सीधे सीधे लोगों के नागरिक अधिकारों पर हमला था। बोलने की आजादी, बिना वजह गिरफ्तार ना होने का अधिकार, ये सब खत्म। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से गला घोटने जैसा था। इसीलिए पूरे देश में इसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे, वो इसी गुस्से का, इसी विरोध का एक शांतिपूर्ण इजहार करने आए थे। तो एक तरफ त्योहार का माहौल, दूसरी तरफ ये शांतिपूर्ण विरोध, और फिर एंट्री होती है ब्रिटिश फौज की, जनरल रेजिनाल्ड डायर। हाँ, यहीं से वो भयानक घटना शुरू होती है। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ, जिनमें गोरखा और बलूच सैनिक थे, बाग में दाखिल हुआ। अब जलियांवाला बाग वो कोई खुला मैदान नहीं था। वो चारों तरफ से इमारतों और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। निकलने के रास्ते बहुत तंग थे शायद। बिल्कुल। एक मुख्य रास्ता था जो थोड़ा चौड़ा था, बाकी 2-4 गलियां थीं, बहुत संकरी। तो डायर ने आकर क्या किया? लोगों को जाने को कहा, चेतावनी दी? नहीं, यही तो सबसे खौफनाक बात है। उसने आते ही सबसे पहले वो जो मुख्य रास्ता था ना, उसे सैनिकों से बंद करवा दिया। अच्छा। हाँ, और जो बाकी संकरे रास्ते थे, वहां भी सैनिक लगा दिए। मतलब हजारों की वो भीड़, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे, वो एक तरह से फंस गए, कैद हो गए। भागने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कोई रास्ता नहीं। सोचकर देखिए, एक बंद जगह, हजारों निहत्थे लोग, और निकलने का कोई रास्ता नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और फिर बिना किसी चेतावनी के, कोई वार्निंग नहीं दी कि हट जाओ या चले जाओ। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। जनरल डायर ने सीधे अपने सैनिकों को हुक्म दिया, गोली चलाओ, निहत्थी भीड़ पर। निहत्ती भीड़ पर बिना चेतावनी के गोली चलाने का हुक्म, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही हुआ था, और गोलीबारी रुकी नहीं। कितनी देर चली है? जो चश्मदीद थे और बाद में जो जांच हुई, उसके हिसाब से करीब 10 मिनट तक, लगातार 10 मिनट। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। सैनिक तब तक फायर करते रहे जब तक उनका असलहा, उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। हे भगवान। अंदाजा है कि कोई 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। 1650 राउंड एक बंद जगह में निहत्ते लोगों पर। जी। निशाना सीधा लोगों पर था, जो भागने की कोशिश कर रहे थे, जो बचने के लिए जमीन पर लेट गए थे। किसी को नहीं बख्शा गया। मंजर कितना भयानक रहा होगा। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी गोलियां लगी। और वो कुआं, बाग के अंदर एक कुआं था। हाँ, शहीदी कुआं जिसे कहते हैं। जी। गोलियों से बचने के लिए भगदड़ में लोग हताश होकर उस कुएं में कूद गए। उन्हें लगा शायद वहां जान बच जाएगी। लेकिन वो कुआं भी मौत का गड्ढा बन गया। एक के ऊपर एक लोग गिरते गए। बाद में जब लाशें निकाली गई
तो अकेले उस कुएं से 120 से ज्यादा शव मिले थे। ओह, 120 लोग सिर्फ कुएं में, और भगदड़ में भी तो कुचले होंगे लोग। बहुत लोग भगदड़ में कुचल कर मारे गए। मरने वालों की संख्या, इस पर भी तो काफी विवाद रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, दूसरे स्रोत कुछ और। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने बाद में एक कमेटी बनाई थी जांच के लिए, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, हाँ। उनकी जो सरकारी रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि 379 लोग मारे गए और करीब 1200 घायल हुए। 379 बस? लेकिन कांग्रेस और दूसरे जो अनुमान थे वो तो इससे कहीं ज्यादा थे। बहुत ज्यादा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी अलग जांच समिति बनाई थी। उनके और दूसरे कई स्रोतों, चश्मदीदों के हिसाब से मरने वालों की असली संख्या 1000 के पार थी। 1000 से ज्यादा? हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं 1500 के करीब। अब आप देखिए फर्क, सरकारी रिपोर्ट में 379 और असलियत में शायद 1000 या 1500। ये इतना बड़ा फर्क, ये क्या दिखाता है? क्या ये बस गिनती की गलती थी? मुश्किल है इसे सिर्फ गलती मानना। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था, सच्चाई को दबाने की कोशिश थी। मतलब अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को कम करके दिखाने की कोशिश? बिल्कुल, अपनी छवि बचाने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश कि मामला इतना गंभीर नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि अमृतसर की जमीन उस दिन बेगुनाहों के खून से लाल हो गई थी। जाहिर है जब ये खबर पूरे देश में फैली होगी तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? मतलब लोगों का गुस्सा, दुख, इसका असर क्या हुआ राष्ट्रीय आंदोलन पर? असर बहुत गहरा और तुरंत हुआ, जैसे पूरे देश को एक सदमा लगा हो। शोक और गुस्से की ऐसी लहर दौड़ी कि उसने सब कुछ हिला दिया। ये सिर्फ अमृतसर की घटना नहीं रही फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे राष्ट्र पर एक हमले जैसा महसूस किया गया। इसने ब्रिटिश राज के जो दावे थे ना कि वो न्यायप्रिय है, सभ्य हैं, उन दावों की पोल खोल दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी तो कुछ किया था इसके विरोध में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। गुरुदेव टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, सर की उपाधि। जी। वो इस हत्याकांड से इतने दुखी और नाराज हुए कि उन्होंने फौरन वो उपाधि लौटा दी। लौटा दी? हाँ जी, लौटा दी। उन्होंने वायसरॉय को एक चिट्ठी लिखी, बहुत मार्मिक चिट्ठी थी वो। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि ऐसे वक्त में जब मेरे देशवासी इतने अपमान और पीड़ा से गुजर रहे हैं, ये सम्मान मेरे लिए बेमानी है। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा बयान था उस वक्त। बहुत बड़ा। इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। और महात्मा गांधी, उन पे क्या असर हुआ? सुना है ये उनके लिए भी एक बड़ा मोड़ था। निश्चित रूप से। गांधी जी उस समय तक भी शायद ये मानते थे कि अंग्रेजों से बातचीत करके सुधारों के जरिए स्वशासन मिल सकता है। उन्हें ब्रिटिश न्याय प्रणाली में थोड़ा भरोसा था। लेकिन जलियांवाला बाग ने उनके इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि जो हुकूमत इतनी बेरहम हो सकती है, उससे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। तो उनका मोह भंग हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल। इसी घटना के बाद उन्होंने तय किया कि अब अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता, और इसी सोच ने आगे चलकर 1920 में असहयोग आंदोलन का रूप लिया। अच्छा, तो असहयोग आंदोलन की जड़ें कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग से जुड़ी हैं। हाँ, आप कह सकती हैं कि इस घटना ने उस आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, एक नई तेजी दी। इसने अंग्रेजी राज का वो जो सभ्य होने का नकाब था, उसे पूरी तरह उतार फेंका। इसने दुनिया को भी दिखाया होगा कि असलियत क्या है। बिल्कुल। दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद कितना क्रूर हो सकता है। इसने भारत के अंदर भी नरम दल, गरम दल, सबको सोचने पर मजबूर किया। आम आदमी के मन में आजादी की इच्छा और तेज हो गई। ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। आज 100 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। आज जलियांवाला बाग किस रूप में है? क्या है वो जगह अब? आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। उन शहीदों की याद में बनाया गया एक पवित्र स्थल। हाँ, वहाँ वो दीवारें हैं जिन पर गोलियों के निशान अब भी हैं। जी हाँ, वो निशान आज भी उस वहशियाना गोलीबारी की गवाही देते हैं। वो कुआं, जिसे शहीदी कुआं कहते हैं, वो भी वहाँ है। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये प्रतीक है उन हजारों बलिदानों का जो भारत की आज़ादी के लिए दिए गए। ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ इंसान के साहस का, उसके प्रतिरोध का, और सबसे बढ़कर ये आज़ादी की उस इच्छा का प्रतीक है जिसे गोलियां भी नहीं मार सकी। कह सकते हैं
कि उन शहीदों की जो खामोश चीखें थीं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की आवाज़ बन गईं। सही कहा, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उसने लाखों लोगों को जगाया, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा दिया। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने देखा कि कैसे बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा एक भयानक नरसंहार में बदल गई। हाँ, रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए लोग जनरल डायर की क्रूरता का शिकार बने। हमने आंकड़ों के फर्क को समझा कि कैसे सरकारी रिपोर्ट और असलियत में कितना अंतर था। जी, जो सच को दबाने की कोशिश दिखाता है। और हमने ये भी देखा कि इस एक घटना ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा असर डाला। टैगोर का नाइटहुड लौटाना और गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू करना, इसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। जलियांवाला बाग हमें बार बार याद दिलाता है कि आजादी कितनी महंगी है, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं इसके लिए। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये प्रतिरोध की, बलिदान की एक कहानी है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और शायद ये हमें आज के लिए भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इस इतिहास को याद करते हैं तो ये हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब राज्य की ताकत, नागरिकों के अधिकार, शांति से अपनी बात कहने का महत्व और सबसे बढ़कर इंसान की जिंदगी की कीमत, ये सब बातें शायद इन पर हमें आज भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही, ये यादें हमें सजग रहने को कहती हैं। तो इस गंभीर और जरूरी विषय पर हमारे साथ इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।